कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्पीशीज जो है सॉलिड स्टेट में जब वो रहती है, मान लो कोई भी स्पीशीज का आपने टेम्परेचर कम कर दिया, उसको आपको सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया, तो सॉलिड में रहने के लिए हमको एक चीज पता है कि यार कोवेलेंट बॉन्ड से सॉलिड जब तक नहीं बनाया जाता तो बहुत 3D लार्ज स्ट्रक्चर ना हो, जैसे कि डायमंड के केस में या सिलिका के केस में होता है। नॉर्मल अगर कंपाउंड्स हैं और वो सॉलिड स्टेट में गए तो उनको क्या करना पड़ेगा, आयंस में कन्वर्ट होना पड़ेगा ताकि फिर लैटिस बन के काम हो जाए। तो कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज जो कि हमारे काम की है, उनका स्पेसिफाइड स्टेट में जनरली सॉलिड, अगर मैंने कुछ मेंशन नहीं किया तो वो सॉलिड स्टेट में, मेंशन किया था लिक्विड स्टेट में। इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, मतलब स्पीशीज में कैटायनिक पार्ट एनायनिक पार्ट होगा अगर उसको सॉलिड में रहना है या लिक्विड में रहना है ना। तो PCl5 जो होता है वो PCl4+ और PCl6- में टूट जाता है। तो इसके कैटायनिक पार्ट का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। एनायनिक पार्ट का क्या है, sp3d2। कैसे निकाला, PCl4+ में एक प्लस चार्ज है तो P के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब चारों क्लोरीन आ गए, कोई लोन पेयर नहीं, तो 4 ऑर्बिटल चाहिए तो sp3। PCl6- में फास्फोरस को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और क्लोरीन के साथ उसने 6 बॉन्ड बना लिए, कोई लोन पेयर नहीं, तो sp3d2। सिमिलरली अब आगे आपके सामने स्पीशीज आएंगी, उनकी स्टेट में किस में कैटायन में रहती है, किस में एनायन में रहती है, ये आपको इसमें याद करना है। अगर मतलब मैं आपसे बोल दूं कि भाई PCl5 उसके सॉलिड स्टेट के कैटायनिक पार्ट का आप मेरे को क्या बताओ हाइब्रिडाइजेशन, याद नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो अब आगे आते जाएंगे, आप याद करते जाओ, टाइम ले लो। I2Cl6 लिक्विड होता है, ध्यान रखना। अरे ये हाइजेनबर्ग कहां से आ गए हैं? वैसे हाइजेनबर्ग बहुत कमाल के आदमी थे। अगर वो कोई कोट बोल रहे हैं तो हमें ध्यान से उसका मतलब निकाल के उसको लाइफ में उतारना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, व्हाट वी ऑब्जर्व इज नॉट नेचर इटसेल्फ बट नेचर एक्सपोज्ड टू आवर मेथड ऑफ क्वेश्चनिंग। हाइजेनबर्ग ने तो ऐसा क्वेश्चन पूछा था, ऐसा क्वेश्चन पूछा था नेचर से कि उनका आंसर यह है कि भाई आदमी जो है वो वेव भी और पार्टिकल भी है। याद है एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्या फॉर्मूला था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। इलेक्ट्रॉन के केस में उन्होंने क्या बोला था कि पोजीशन और मोमेंटम को नापना हमारे बस की बात नहीं है एक्यूरेटली साइमल्टेनियसली। तो मैं यही बोल रहा हूं, आपने हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी पढ़ ली ना, सॉलिड स्टेट में भी देख लिया, तो अब क्या हम कॉम्प्लेसेंट हो सकते हैं? क्या अब हमें बॉन्डिंग के बारे में सब कुछ आ गया है? देखो बॉन्डिंग में क्या है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे हमें नए कंपाउंड मिलते जा रहे हैं। अब उन नए कंपाउंड को समझाने के लिए कभी कभी बेचारी पुरानी थ्योरीज बेकार पड़ जाती है। ऐसी प्रॉब्लम क्या हुई कि मैंने BeCl2 को जब हीट किया तो मेरे को एक बात पता चली कि सारे बॉन्ड्स इक्विवेलेंट हैं। फिर जब मैंने BF3 को हीट किया sp2 हाइब्रिड, तो सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट है। सिमिलरली CH4, तो सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट है। तो जब तक S और P मिलके हाइब्रिडाइजेशन कर रहे थे तब तक बढ़िया था। जैसे ही D आया, मतलब PCl5 आया, तो एक प्रॉब्लम हो गई कि सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट थे ही नहीं, कुछ तो हो गया इसमें। तो हाइजेनबर्ग ने हमें ये ही तो वार्निंग दी थी कि एक बार सब कुछ चेक करके देख लो, क्वेश्चन पूछ के देख लो। तो अब इसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं। देखो क्या हुआ कि ये मेरा PCl5 है, इसको डिटेल में हमको समझना पड़ेगा। इस PCl5 में एक्चुअली क्या होता है कि दो अलग अलग पोजीशन होती है। पहली तो होती है एक्सियल, वो वाले बॉन्ड जो कहां है, जो प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे है ना, जो ट्रायंगुलर प्लेन है उसके ऊपर उसके नीचे, इन पोजीशन को बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। ओके भाई, बहुत बढ़िया। और जो बाकी तीन बची उनको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन जो प्लेन के बाहर, प्लेन के नीचे, प्लेन के ऊपर, और इक्वेटोरियल पोजीशन जो तीनों प्लेन में है ना। अब देखो ये मेरा PCl5,
किसी भी कंपाउंड के बारे में कुछ ज्यादा जानना होता है तो मैं उसमें आग लगा देता हूँ। ये मैंने आग लगा दी, और जैसे ही मैंने आग लगाई थोड़ी देर वेट किया तो मैंने ये क्या देखा, अरे एक्सियल बॉन्ड जो है वो टूट गए। बात समझ में आई? मतलब क्या रिएक्शन हुआ, हीट करते से ही PCl5, मेरे को लगा कि P और Cl 5 Cl और T में टूट जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उसके पहले ही PCl5 PCl3 और Cl2 में टूट गया। और मेरे को ये पता था कि एक्सियल बॉन्ड्स गए, इक्वेटोरियल बॉन्ड बच गए। तो अब मेरी क्यूरियोसिटी जागी कि यार एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड, इनमें ऐसा क्या अलग अलग है कि बेचारे PCl5 के साथ ऐसा हुआ। तो एकदम डिटेल में माथाफोड़ी करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद मेरे को एक बात समझ में आई कि ये जो sp3d है ना, ये एक्चुअली दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन से मिलकर बना होता है। पहला sp2 और दूसरा pdz2। अब चारों के चारों या फिर पांचों के पांचों हाइब्रिड ऑर्बिटल एक जैसे नहीं है, अब वो अलग अलग है। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक जैसे, समझ में आया? जब 3 एक जैसे हैं, sp2 है, इक्वेटोरियल वालों के बीच का एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। sp2 का एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। ओ, तो यहां से ये sp2 निकल के आ रहा है pdz2। dz2, एक ऊपर एक नीचे लोब। ओ, उनके बीच में, लोब के बीच में एंगल 180 डिग्री होता है। तभी वो sp3d में एक बॉन्ड प्लेन के बाहर, एक बॉन्ड प्लेन के अंदर, मतलब ऊपर या नीचे। तो ये जो sp2 और pdz2 से मिलके बना है, इसके कारण स्ट्रक्चर ट्रायगोनल बाय पिरामिडल आता है। तो मतलब इन दोनों में अंतर क्या हुआ? इन दोनों में एक अंतर था। अंतर ये था कि अगर मान लो sp हाइब्रिडाइजेशन है तो उसमें परसेंटेज s कैरेक्टर कितना है? 50%। या फिर 1 में से बात करूं तो 0.5, p कितना है? 0.5। अगर मैं sp2 की बात करूं तो s है 1/3 और p है 2/3। और अगर मैं pdz2 की बात करूं तो s है 0। अच्छा, मेरे को पता क्या लगाना है? मैं ये सब का परसेंटेज s कैरेक्टर ये वो में चला गया। मेरे को पता ये लगाना है कि मैंने आग लगाई तो पहले एक्सियल वाले बॉन्ड क्यों टूटे। मेरी तो समझ के बाहर है भैया, क्या चल रहा है, क्यों टूटे वो। अंतर क्या है दोनों में, इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन में? इक्वेटोरियल में s ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में था, एक्सियल में s ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ये s ऑर्बिटल ऐसा कर रहा है कि इक्वेटोरियल वाले स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और एक्सियल वाले वीक हो गए। बात समझ में आई? थोड़ा थोड़ा मेरे को समझ में आने लगा था। उससे पहले किसी ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछ लिया कि सर, मैंने बोला हाँ बताओ। उन्होंने बोला कि PCl3F2 का करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है। मैंने बोला मेरे लिए बहुत सिंपल है, देख sp3d है, मैं ये बना दूंगा, सही हो जाएगा। तो मेरे को पता चला कि ये वाला स्ट्रक्चर गलत है। थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था अब तो पूरा ही खत्म, उड़ गया सब। करेक्ट स्ट्रक्चर इसका पता है क्या होता है? करेक्ट स्ट्रक्चर होता है ये। तीनों Cl इक्वेटोरियल पे आए, 2 F एक्सियल पे आए। Cl इक्वेटोरियल पे, F एक्सियल पे, F एक्सियल पे, Cl इक्वेटोरियल पे। क्यों? बताओ बताओ। मेरे को नहीं पता। पता है फिर मेरी मदद करने कौन है? मेरी मदद करने आए बेंट। कैसे? उनके रूल्स हैं, साइंटिस्ट हैं बेंट, उन्होंने दिया था बेंट्स रूल। उनको भी ये जो PCl3F2 के स्ट्रक्चर से बड़ी प्रॉब्लम थी, sp3d से उनको बड़ी प्रॉब्लम थी, यार इसमें क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने एक ग्राउंड ब्रेकिंग ऑब्जर्वेशन दी है ना, ये हमारे बहुत काम आने वाली है। उन्होंने बोला कि जो सराउंडिंग एटम है ये अटैच होते हैं सेंट्रल एटम से सिंगल बॉन्ड से, अगर तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो प्रेफर करता है हाइब्रिड ऑर्बिटल विद लेस s कैरेक्टर। एक बार नहीं तो मेरा मन हुआ कि मैं इसको याद कर लूं, यार केमिस्ट्री है, याद करने के लिए तो होती है। पर फिर मेरा दूसरा मन भी हुआ कि यार हम बाकी लोगों जैसे नहीं है, हम तो समझने की कोशिश करते हैं, जब तक नहीं समझेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मैंने समझने की कोशिश की। मैंने बेंट से पूछा
जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो उसमें रहेगा जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ये तो आपको बताना पड़ेगा। बेंड ने बोला देखो सुनो, इसको आप ध्यान से देखो, ये ऑक्सीजन है, मैं इसमें क्या करता हूं, 2 फ्लोरीन लगा देता हूं। अब अगर आइडियल सिनेरियो है तो ये वाला जो मैंने एरिया मार्क किया है ना ऑक्सीजन के पास का, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी होगी। पर दुनिया आइडियल तो होती नहीं है, फ्लोरीन ऑक्सीजन से क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। रियल दुनिया में क्या होता है, ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेता है, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, मैंने बोला हो गई, फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, मैंने बोला बढ़ गई। उन्होंने बोला ये तो एक केस है, इसको ध्यान में रखना, मैंने ध्यान में रख लिया, बहुत बढ़िया। उन्होंने बोला अब दूसरा केस देखो, ऑक्सीजन, ये तो हाइड्रोजन, यही वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आइडियल दुनिया वाली। रियल दुनिया में क्या, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है। हाँ ये बात सही है, तो सराउंडिंग एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं है, इसका काफी फर्क पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे सेंट्रल एटम के अराउंड। वीएसईपीआर में हमने देखा था कि सेंट्रल एटम के अराउंड ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोन पेयर रखता है और उससे सारे शेप वगैरह में बहुत डिफरेंस आता है, तो यहां भी आएगा क्योंकि सेंट्रल एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेरी कर रही है एज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम, है ना। तो मैंने बोला ठीक है बेंट, मेरे को आपकी बात समझ आ गई, आगे समझाओ। तो उन्होंने बोला देखो भैया आप ध्यान से सुनना, है ना, एक ही बार बोलूंगा, बोला सुन रहे। पहली बात तो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट डिस्प्लेस कर लेगा बॉन्डिंग पेयर को अपनी तरफ। मैंने बोला हाँ ये हमको समझ आ गया, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम हो जाएंगे। हाँ ये आपने सही बात बोली, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम से दूर चले गए तो जो बॉन्ड पेयर के बीच के रिपल्शन थे, इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ गई है तो रिपल्शन कम हो जाएंगे। मैंने बोला बहुत ही बढ़िया, फिर भी मुझे एस और पी का समझ नहीं आया। उन्होंने बोला देखो, तो ये जो इलेक्ट्रॉन दूर जाने वाली बात है ना, जो एफ ने की, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ने की, ये पी कैरेक्टर वाले ऑर्बिटल फेवर करेंगे, क्योंकि पी ऑर्बिटल जो है ज्यादा स्पेशियल होते हैं, एस ऑर्बिटल जो है वो चिपका हुआ रहता है। मैंने बोला अच्छा, एस बॉन्ड वालों को वाइडनिंग ऑफ बॉन्ड एंगल करना पड़ेगा, ऐसा क्यों है, देखो ये पी ऑर्बिटल है, इसके सामने अगर मैं एस ऑर्बिटल को बिठा दूं तो वो ऐसा लगेगा। किस वाले केस में, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, मतलब सेंट्रल एटम के ज्यादा पास है। इसका मतलब जब भी मुझे ऐसे वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ डील करना है जो सेंट्रल एटम के पास रहना चाहते हैं, तो वो कौन सा ऑर्बिटल प्रेफर करेंगे, वो एस ऑर्बिटल प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो सेंट्रल एटम के पास चिपका हुआ होता है, मतलब न्यूक्लियस के पास चिपका हुआ होता है। तो जिनको न्यूक्लियस के पास रहना है वो उस वाले ऑर्बिटल में जाएंगे जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है। एस कैरेक्टर किसमें ज्यादा होता है, मतलब एस कैरेक्टर ज्यादा की जरूरत कब पड़ती है, जब सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तभी तो सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो जब सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, मतलब सराउंडिंग एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तब हमें जरूरत पड़ेगी उन वाले ऑर्बिटल्स की जिनका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है। अब अगर सराउंडिंग एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, दूर चले गए, दूर चले गए, दूर चले गए, है ना। तो कौन से ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, वो वाले ऑर्बिटल जो कि न्यूक्लियस से दूर रहते हैं। कौन से है वो है पी ऑर्बिटल। इसका मतलब जब भी ऐसे सराउंडिंग एटम आए जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो उसमें रहेंगे जिसका परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा है। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई मेरी, है ना। तो बेंट ने भी ये बोला, बेंट ने बोला कि परसेंटेज एस कैरेक्टर एक मॉलिक्यूल के अंदर ही वैरी कर सकता है। लोन पेयर पे सिर्फ एक न्यूक्लियस का इंटरेक्शन है, मतलब वो न्यूक्लियस के पास रहेगा, तो वो कौन से वाले ऑर्बिटल में जाने की कोशिश करेगा, जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, तो किसके ज्यादा पास जाएगा, वो जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो लोन पेयर वो वाला ऑक्यूपाई करते हैं ऑर्बिटल जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि SF4 का करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, एस में एक लोन पेयर है, ज्योमेट्री वापस से मेरी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल वाले की ही होने वाली है, सीसो होने वाली है। तो लोन पेयर जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएगा कि एक्सियल पोजीशन पे जाएगा,
इक्वेटोरियल का परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है 1/3, 1 की बात कर लो तो यहाँ पे 33%। एक्सियल का होता है 0, तो लोन पेयर कहां जाएगा? वो जहां पे न्यूक्लियस के पास रहने की प्रोबेबिलिटी उसके पास हो, जो कि सिर्फ ऐसा ऑर्बिटल दे सकता है, तो फिर लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, ये जो अभी आपके सामने है ये गोल्डन रूल है। आगे जाके जब हम बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ेंगे तो आपको परसेंटेज एस कैरेक्टर से ही सारे सवाल करने हैं, तो ये याद कर लो कि जब भी परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है। इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के पास है तो ज्यादा फोर्स तो ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बीडीई का मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आगे क्या लिखा है कि प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। H2O और F2O का केस याद करो। H2O में क्या हुआ था कि सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आके चिपक गए थे। सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन की भीड़ बढ़ गई थी। इलेक्ट्रॉन की भीड़ सेंट्रल एटम के पास अगर बढ़ गई थी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की भीड़ अगर सेंट्रल एटम के पास बढ़ चुकी है तो वो बेचारा बॉन्ड एंगल अपना बढ़ाएगा ही सही, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा उतना ज्यादा ही बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। फिर से वही बात, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स पास आ गए सेंट्रल एटम के मतलब न्यूक्लियस के, तो मतलब बॉन्ड लेंथ कम हो गई, है ना? तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। चलो, तो ये तो क्वालिटेटिव था बेंट्स रूल। बेंट ने क्वांटिटेटिव मैथमेटिकल रूल भी दिया था cos थीटा cos थीटा के टर्म्स में कि cos थीटा इज इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1। जैसे मान लो sp हाइब्रिड है तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ, 1 में से निकालनी होती है, तो हाफ अपॉन हाफ माइनस 1, तो cos थीटा बराबर कितने का आ जाएगा? -1, तो थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब मान लो s जो मेरा 1/3 है, तो 1/3 अपॉन 1/3 माइनस 1, तो मतलब -1/2, तो cos थीटा मतलब थीटा कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो इस तरह से बॉन्ड एंगल निकाल सकते हो अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन आता है और आप परसेंटेज एस कैरेक्टर निकाल सकते हो तो, या फिर p माइनस 1/p। तो आराम से लगा के देखो, सारे हाइब्रिडाइजेशन में आपके पास आंसर आ जाएगा। sp हाइब्रिडाइजेशन में ये, sp2 में ये, लगाओ आंसर पाओ। तो अब अपने सामने बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन है। अच्छा, अभी बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन में मैं कौन सा रूल यूज कर सकता हूँ? मैं रूल यूज कर सकता हूँ, एक बार मैं लिख लेता हूँ, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगी। ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड लेंथ कम होती है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। C2H6 C2Cl6 बना देते हैं, तो ये C2H6 मतलब 3H एक कार्बन पे, 3H दूसरे कार्बन पे, तो H तो ये तो क्या हो गया? C2H6। तो सिमिलरली C2Cl6 बना लेते हैं। अब परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे ध्यान देना होगा। जितना ज्यादा सराउंडिंग एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपने बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर उतना कम कर देगा। पूरे मॉलिक्यूल में परसेंटेज एस कैरेक्टर कांस्टेंट है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इसका कितना है? sp3, इसका कितना है? sp3, तो दोनों केस में यहां भी sp3 है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर तो 25% ही रहने वाला है। बात समझ में आई मेरी? अब क्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, क्लोरीन अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, यहां पे क्या होगा कि परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो जाएगा और परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रीफर्स टू स्टे इन दैट ऑर्बिटल व्हिच हैज लोअर परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो अगर इन तीनों बॉन्ड में, बॉन्ड 1, 2 और 3 बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो गया तो वो कहां पे बढ़ जाएगा? वो बढ़ जाएगा इस वाले बॉन्ड में। तो ये वाले सी बॉन्ड में, मतलब अगर मैं इसको C1 बोलूं, इसको C2 बोलूं, इसको C3 और C4 बोलूं, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर C1 C2 का ज्यादा है किससे? C3 C4 से। और अब ये वाला रूल अपन काम में ले लेते हैं। ये वाला रूल क्या बोलता है कि जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर उतनी कम बॉन्ड लेंथ। तो इसका मतलब
जो C2H6 में कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ होगी, C2H6 की C बॉन्ड लेंथ वो ज्यादा होगी C2Cl6 की CC बॉन्ड लेंथ से। देखो ये बेंड्स रूल कितना ताकतवर है, बिना एक्सपेरिमेंट किए आप डायरेक्टली बता सकते हो कि कौन सी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, मतलब कौन सी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, है ना। तो आपको ये भी पता लग गया बॉन्ड लेंथ के डेटा से कि किसको तोड़ना आसान होएगा, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा उसको तोड़ना आसान, उस कार्बन कार्बन बॉन्ड को। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CH बॉन्ड लेंथ आपको CF3H और CCl3H में कंपेयर करनी है। तो ये अब आप करो, पिछले क्वेश्चन जैसे एनालिसिस होगा सेम टू सेम, बस इसमें सराउंडिंग एटम्स का थोड़ा सा डिफरेंस है। चल तो F3CH और Cl3CH इनको बना लेते हैं पहले। तो ये दोनों बन गए। अब CH बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालने हैं, जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, ठीक है। अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है कि क्लोरीन है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फिर क्या होगा कि इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो पिछले क्वेश्चन से ही हम समझ चुके हैं कि क्योंकि यहां पे इस बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है इस बॉन्ड के कंपैरिजन में, तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है। तो बॉन्ड लेंथ Cl3CH की, CH बॉन्ड की बात हो रही है, ज्यादा होगी F3CH बॉन्ड से। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, ठीक है। अगला सवाल। अब ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको CH4, CH3Cl और CH3F के केस में कंपैरिजन करना है कि HCH बॉन्ड एंगल क्या होगा, मतलब आप उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर मेरे को बता सकते हो। तो बताओ, रूल आपके सामने लिख देता हूं मैं। रूल आपके सामने है, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। चलो तो करो। तो CH4 CH सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसके साथ अटैच्ड है, CH3F में अटैच्ड है। अब ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पे इन तीनों H में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। मतलब अगर मैं परसेंटेज एस कैरेक्टर के ऑर्डर की बात करूं तो वो आ जाएगा ये, कौन से बॉन्ड में, इन बॉन्ड्स में। मैं आपके लिए अंडरलाइन कर देता हूं, मतलब सर्कल बना देता हूं, मैं ये वाला बॉन्ड एंगल देख रहा हूं। वो किस पे डिपेंड करेगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा। कहां पे सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर है, इस वाले में है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ा है, तो वो फ्लोरीन सबसे कम परसेंटेज एस कैरेक्टर वाले में रहेगा, तो इनमें बढ़ जाएगा, इनमें बढ़ जाएगा, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑर्डर भी यही आ जाएगा। तो यही ऑर्डर बॉन्ड एंगल का भी ऑर्डर है। क्या मतलब कि CH3F का HCH बॉन्ड एंगल CH3Cl के HCH बॉन्ड एंगल से ज्यादा, और वो CH4 के HCH बॉन्ड एंगल से ज्यादा, ठीक है। चलो अच्छा, अब आपको SF4 और OSF4 में कंपैरिजन करना है, तो इसमें क्या खास बात है, इसको बना के देखते हैं तो आपको खास बात दिखेगी। तो ये तो SF4 का स्ट्रक्चर हो गया। OSF4 में क्या होगा, लोन पेयर की जगह डबल बॉन्ड आ जाएगा। अच्छा, अब ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर कौन लेने वाला है, ये भाई साहब लेने वाले हैं। तो मतलब SF बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर किस में कम होगा, इसी में कम होगा।
तो परसेंटेज एस कैरेक्टर का अगर मैं ऑर्डर लिखूं, एस एफ बॉन्ड में, चारों एस एफ बॉन्ड में सेम ही होगा, ठीक है, तो वो किस में कम आने वाला है, वो इसमें कम आने वाला है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा अगर मैं एस एफ बॉन्ड की बात करूं तो जो परसेंटेज एस कैरेक्टर का ऑर्डर है वही बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है। इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, हमने रीइंफोर्स किया जो हमको ऑलरेडी पता है, क्या कि लोन पेयर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर लेता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, लोन पेयर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर अपने अंदर लेता है। बस सिंपल सी बात है, तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अभी हमसे पूछ रहा है कि PCl टू F3 के लिए कौन सा रिलेशनशिप इज आर करेक्ट है, मतलब ये मोर देन वन करेक्ट भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो PCl टू F3 का करेक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो ये रहा मेरा फास्फोरस, ये रही उसकी दो एक्सियल पोजीशन और ये रही उसकी इक्वेटोरियल 3 पोजीशन। अच्छा, तो यहाँ पे Cl लगा दूं, बोलो लगा दो सर, क्या है, कोई भी कहीं भी आ सकता है। अरे नहीं, बर्बाद, यहां पे तो F ही आएगा, एक्सियल पे तो F ही आने वाला है, क्योंकि एक्सियल में PdZ स्क्वायर होता है, PdZ स्क्वायर होता है तो कौन सा आएगा, वो आएगा जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे भी फ्लोरीन लगा देते हैं और यहाँ पे दो क्लोरीन लगा देते हैं, बस। अब कंपेयर करने के बोल रहे हैं, DPF एक्सियल मोर देन DPF इक्वेटोरियल। हाँ सही बात है भैया, क्यों, क्योंकि परसेंटेज कैरेक्टर यहाँ पे तो 0 है, जितना कम परसेंटेज कैरेक्टर उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ, तो ये सही है। DPF एक्सियल मोर देन DPCL इक्वेटोरियल, यहां पे बच्चे गलती करते हैं। पूछो क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि यार एक्सियल तो इक्वेटोरियल से बड़ी होगी सही, पर अब एक बात भूल गए कि एक तरफ फास्फोरस और फ्लोरीन के बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है और दूसरी तरफ फास्फोरस और क्लोरीन के बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है। क्लोरीन तो साइज में फ्लोरीन से बड़ा है, अब फ्लोरीन एक्सियल पे हो इक्वेटोरियल पे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो साइज में बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ उसी की बड़ी होगी। तो ये झांसे में मत फंसना, ओवर एप्लीकेशन मत लगा देना बॉन्ड बेंड्स रूल की, ठीक है, बॉन्ड लेंथ की। तो ये वाला तो आंसर नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन, DPCL इक्वेटोरियल मोर देन DPF इक्वेटोरियल, ये भी सही है। क्यों, वापस से वही बात कि PCL की बॉन्ड लेंथ हमेशा PF की बॉन्ड लेंथ से ज्यादा ही होगी। तो आंसर क्या हो गया, ए और सी। तो हमको दो कंपाउंड दिए हैं, N2O3 और N2O4, इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, पॉइंट तो वही है, स्ट्रक्चर बन गया तो फिर सभी हो गया। तो दो N को अपने को 3 ऑक्सीजन से जोड़ना है। अब अगर सपोज करो मैंने N को ऑक्सीजन से जोड़ दिया और नाइट्रोजन से नहीं जोड़ा, मतलब मैंने कुछ ऐसा बना दिया ये, और इसके बाद मैं चाहूं कि मैं N2O3 बना लूं, तो कोशिश कर लेता हूं, मेरे को 2 ऑक्सीजन और जोड़ने हैं, तो मेरे को दोनों नाइट्रोजन पे मेरे को 2-2 बॉन्ड और बनाने हैं। तो मैं बना सकता हूं क्या, ये मैंने बना दिया और ये मैंने बना दिया, तो ये वाला स्ट्रक्चर तो सही हो सकता है, पर एक्सपेरिमेंटली हमको क्या पता है, एक्सपेरिमेंटली हमको ये पता है कि नाइट्रोजन पे जो है ऑक्सीजन बीच में नहीं आता, ये वाला स्ट्रक्चर इसका गलत है। तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, अब ये एक्सपेरिमेंटल है, तो ये वाला जो N2O3 का स्ट्रक्चर है ये गलत है, इसका जो सही स्ट्रक्चर है वो है ये वाला। यहाँ पे N बॉन्ड होता है, तो एक तरफ डबल बॉन्ड O है, एक तरफ डबल बॉन्ड O है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और लोन पेयर, तो ये N2O3 का सही स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर N2O3 का गलत है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना, आप कभी ये वाला स्ट्रक्चर भी बना सकते हो तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो ये N2O3 का स्ट्रक्चर है, N2O4 का स्ट्रक्चर तो आप समझ ही गए होंगे। अब हमको बोला है कि NN बॉन्ड को आप कंपैरिजन करो, NN बॉन्ड लेंथ का आप कंपैरिजन करो, तो यहाँ पे भी बॉन्ड लेंथ, यहाँ पे भी बॉन्ड लेंथ,
एक तरफ है लोन पेयर, एक तरफ है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये तो अब ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर लेगा, मतलब यहां से परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो जाएगा, तो यहाँ की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो nn बॉन्ड लेंथ ऑफ N2O3 विल बी मोर देन nn बॉन्ड लेंथ ऑफ N2O4। इस क्वेश्चन में हार्ड क्या था? इस क्वेश्चन में हार्ड था स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। नेक्स्ट, अब CH3CN is a weaker Lewis base than CH3NH2। CH3CN का बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है, 4 बॉन्ड कार्बन बना सकता है, तो ये ऐसा हो जाएगा। लोन पेयर, लुईस बेस का मतलब लोन पेयर को डोनेट करने की एबिलिटी। CH3NH2 क्या H, मतलब लोन पेयर को मैंने दोनों में अलग अलग तरह से बना दिया, एक ही बात है। कौन अपना लोन पेयर ज्यादा आसानी से डोनेट कर सकता है, वो उतना अच्छा लुईस बेस होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन अपन क्यों कर रहे हैं? ये क्वेश्चन अपन ये सीखने के लिए कर रहे हैं कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, क्या उसका ऐसा क्या फर्क पड़ रहा है कि CH3CN तो बेचारा वीकर लुईस बेस हो गया और CH3NH2 बढ़िया लुईस बेस हो गया। मतलब CH3CN के लिए इस लोन पेयर को देना मुश्किल हो रहा है, CH3NH2 के लिए इस लोन पेयर को देना इजी है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखो, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? सोचो, ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर, तो सराउंडिंग एटम एक एक लोन पेयर, तो नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा, sp होगा, सॉरी, है ना। यहां पे नाइट्रोजन का क्या होगा? 3 तो बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तो sp3। अब इस वाले नाइट्रोजन पे 50% s कैरेक्टर है। 50% s कैरेक्टर का क्या मतलब हो गया कि वो जो उसके इलेक्ट्रॉन है, ये जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है, इनको एकदम सीने से चिपका के रखेगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन देने में प्रॉब्लम करेगा, इसको रोना आ जाएगा अगर इसको इलेक्ट्रॉन देने पड़े तो। क्यों? क्योंकि बेचारे ये वाले लोन पेयर बहुत हाई परसेंटेज एस कैरेक्टर में बैठे हैं, ये वाले लोन पेयर 25% में बैठे हैं। तो CH3CN के कंपैरिजन में जो CH3NH2 का लोन पेयर है वो कम परसेंटेज एस कैरेक्टर वाले में बैठा है, तो ये वाले नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने में ईज होगी एज कंपेयर टू CH3CN। ओ, तो इससे तो मैं बहुत बड़ी बात सीख सकता हूं। क्या सीख सकता हूं मैं? कि जैसे जैसे मैं हाइब्रिडाइजेशन में आगे ज्यादा जाऊंगा, मतलब sp है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार, किसको इलेक्ट्रॉन से प्यार ज्यादा था? जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा था। तो अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर की बात करूं तो sp का sp2 से ज्यादा होगा और sp2 का sp3 से ज्यादा होगा। ये एटलीस्ट sp sp2 और sp3 के लिए तो मैं बहुत इजीली ये बात कर सकता हूं। फिर sp3d में आपको तो बताइए कि sp2 हो जाता है, pdz स्क्वायर हो जाता है, तो फिर इसमें बहुत पर्टिकुलरली हो जाएगा कि इक्वेटोरियल के लिए पूछ रहे हैं कि एक्सियल के लिए पूछ रहे हैं। अच्छा, अब आपके सामने ये है, ये क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लोन पेयर गिविंग टेंडेंसी लुईस बेसिक कैरेक्टर होता है। तो बेसिकली आपको NH3 और PH3 में कंपेयर करना है कि ज्यादा अच्छे से लोन पेयर कौन दे पाएगा। ये क्वेश्चन सोचने के लिए, आपके लिए, मैं बाद में बताऊंगा, तो सोचो इसको आराम से। हाँ, तो ये सोचा, क्या आंसर आया? नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से कस के पकड़ के रखेगा, तो वो पुअर लुईस बेस होगा एज कंपेयर टू PH3, क्योंकि PH3 तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा लूजली पकड़ के रखेगा, तो PH3 को अपने इलेक्ट्रॉन देने में आसानी होगी एज कंपेयर टू NH3, है ना। सबका यही लॉजिक होता है। आंसर क्या है? और मैंने आंसर गलत लिख दिया, ये क्या हो गया? गलत नहीं लिखा, सही लिखा है। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनो तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका आंसर दिया था ड्रैगो ने, उन्होंने अपना जनरलाइजेशन दिया और ड्रैगो ने क्या बोला? ड्रैगो ने बोला कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं पी ब्लॉक वाले या उनसे नीचे वाले, ये मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होने देते जब इनको कंपाउंड बनाना होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ, जैसे कि हाइड्रोजन।
ऐसा क्यों है? देखते हैं ऐसा क्यों है। देखो, हमको होता है कि हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए अगर फास्फोरस को 5 बॉन्ड बनाने हैं, मान लो फास्फोरस को PCl5 बनाना है या फिर PH5 बनाना है, तो उसको क्या कराना पड़ेगा? उसको अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराना पड़ेगा, है ना। तो आप नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच का डिफरेंस समझो। ये नाइट्रोजन का केस है, 2s और 2p के बीच का एनर्जी गैप है, पर 3s और 3p के एनर्जी गैप को अगर मैं देखूं तो वो एनर्जी गैप ज्यादा होता है। इसका मतलब अगर फास्फोरस को 5 बॉन्ड बनाने हैं तो उसको उसके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी गैप के थ्रू उड़ा के ऊपर वाले में भेजना पड़ेगा, है ना। अब देखो, यहां पे एक बात है कि फास्फोरस को इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराने की एनर्जी कौन देगा? फास्फोरस को 5 बॉन्ड बनाने के लिए लालच किसने दिया? या तो फ्लोरीन ने दिया या क्लोरीन ने दिया। क्लोरीन बढ़िया इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन जो है वो फास्फोरस को जाके लालच दे सकता है कि फास्फोरस देख, तूने अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन जंप कराया तो तेरे को 5 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने को मिलेगा, है ना। और हम थे बड़े इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हम जो है बहुत सारी एनर्जी लूज करा देंगे। तो फास्फोरस के पास एनर्जी की सप्लाई क्लोरीन से आई ताकि वो अपना इलेक्ट्रॉन जंप करा के 3s से कहां भेज दे? 3p में या 3d में, है ना। तो ये स्टैंडर्ड बात हुई। इसका मतलब ये जो सेंट्रल एटम को अपने इलेक्ट्रॉन को इधर उधर उचकाना पड़ता है, कुदाना पड़ता है, ये डिपेंड कर रहा है कि सामने वाला एटम जो बॉन्डिंग करने आया है कि वो उसको कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है आफ्टर द बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो अगर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, मोर देन वो एनर्जी जो कि उसको 3s से 3p में इलेक्ट्रॉन उचकाने के लिए चाहिए, तो फास्फोरस या सिलिकॉन या जो भी थर्ड पीरियड है उससे नीचे वाले हैं, वो बॉन्डिंग के लिए हाँ कर देंगे। हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन को उचकाना ही पड़ता है। अगर हमको इलेक्ट्रॉन को उचकाना पड़ रहा है तो कौन से वाले एलिमेंट्स, मतलब कौन से वाले एलिमेंट्स के साथ हमारा सेंट्रल एटम बॉन्ड करेगा? जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन बेचारा 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो कोई वादा ही नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारी एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज करवा दूंगा, तो इसलिए PH3 तो बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बेचारा PH5 नहीं बन पाता। समझ में बात को? अब इसका हमारे लोन पेयर से क्या लेना देना है? लुईस बेस से, उसको समझते हैं। देखो, NH3PH3 का लुईस बेसिक कैरेक्टर कंपेयर करते हैं, है ना। अब क्योंकि हाइड्रोजन बेचारा फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन नहीं करा सकता, तो जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो किसके थ्रू होगा? सोचो जरा। ये देखो, डब्बे बना देते हैं, सब समझ में आ जाएगा। नाइट्रोजन खुद एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। बात बहुत ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन खुद एक बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो सामने वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसको पता है कि अगर मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के, तो मैं इतनी एनर्जी रिलीज कर लूंगा कि जो मेरे को एनर्जी लगी बॉन्ड करने में, उसमें मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो वो तो हाइब्रिडाइजेशन करा लेगा, तो बेचारा फास्फोरस रह जाएगा। तो फास्फोरस बॉन्ड कैसे करेगा? फास्फोरस बॉन्ड करेगा VBT के तरीके से। फास्फोरस के पास 3 p ऑर्बिटल है, वो तीनों हाइड्रोजन से बोलेगा कि एक हाइड्रोजन तू X से आ, एक हाइड्रोजन तू Y से आ, एक हाइड्रोजन तू Z से आ, और अपन तीनों मिलकर बॉन्ड बना देंगे, है ना। ये क्या हुआ? तीनों के तीनों बॉन्ड उन वाले ऑर्बिटल से बने जिनमें की परसेंटेज p कैरेक्टर बहुत ज्यादा था। समझाया? लोन पेयर किसमें? लोन पेयर ऐसे ऑर्बिटल में है जिसके पास परसेंटेज एस कैरेक्टर बहुत ज्यादा है। तो फास्फोरस में तो परसेंटेज एस कैरेक्टर जिसमें कि लोन पेयर होता है 94%, और नाइट्रोजन का लोन पेयर ऐसे ऑर्बिटल में है जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑलमोस्ट 25% के बराबर है। 94% वाला 25% वाला। हमने क्या पढ़ा था कि जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा। तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख रहा है 25% परसेंटेज एस कैरेक्टर के साथ, फास्फोरस पकड़ के रख रहा है 94% परसेंटेज एस कैरेक्टर के साथ।
94% इस कैरेक्टर के साथ उसने पकड़ रखा है, तो वो तो इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देगा। समझे बात को? इसीलिए NH3 का लुईस बेसिक कैरेक्टर किससे ज्यादा हो जाता है? PH3 से। अब मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा सब। अभी परसेंटेज एस कैरेक्टर थर्ड पीरियड एंड बिलो में बॉन्ड पेयर्स गोस डाउन कंसिडरेबली क्योंकि ड्रैग होके जनरलाइजेशन। तो बॉन्ड एंगल में क्या होगा देखो जरा, ग्रुप 15 ग्रुप 16 में बात करता हूं मैं। NH3 का बॉन्ड एंगल 107 पॉइंट जितना भी होता है इतना कुछ है 8 डिग्री। H2O का बॉन्ड एंगल होता है इतना 104.5 डिग्री अप्रॉक्स, ठीक है। PH3 का बॉन्ड एंगल देखो 93 डिग्री, H2S का देखो 92 डिग्री। क्यों 93 डिग्री? मतलब 90 डिग्री के आसपास इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ये देखो एक बॉन्डिंग हुई है Z में, एक बॉन्डिंग हुई है X में और एक बॉन्डिंग हुई है Y में, तो तीनों एक दूसरे से ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल पे हैं। लोन पेयर कहीं पड़ा होगा इधर उधर, पर तीन बॉन्डिंग जो हुई है वो 90 डिग्री पे हुई है। सिमिलरली H2S के केस में क्या होगा, एक X में होगा एक Y में होगा, दो ही एटम से बॉन्ड करना है तो ये भी 90 डिग्री के क्लोजर है। फास्फोरस और सल्फर ये तो फिर भी थोड़े से इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, पर अगर मैं और नीचे गया ग्रुप में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम हो जाएगी, तो एंगल और कम हो जाएगा। और नीचे जाऊंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम, तो एंगल और कम। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि मैं जैसे जैसे नीचे ग्रुप में जाता जा रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन के कारण जो भी होना था वो नहीं हो रहा है। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तरफ मैं शिफ्ट होता जा रहा हूं जैसे जैसे मेरी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है नीचे जाते हुए, है ना।